मुगल साम्राज्य का पतन। महान मुगल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। मुगल बादशाहों ने अपनी सत्ता खो दी और अंत में 1803 में दिल्ली पर भी ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया तथा प्रतापी मुगल बादशाह एक विदेशी सरकार से पेंशन प्राप्त करता था। साम्राज्य की एकता और स्थिरता औरंगजेब के लंबे और कठोर शासन के दौरान डगमगा गई। औरंगजेब की मौत होने पर उसके 3 बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। औरंगजेब द्वारा अपनाई गई पक्षपाती सोच वाली नीतियों में से कुछ को बहादुर शाह ने बदल दिया। उसके शासन काल में मंदिर को नष्ट नहीं किया गया। बहादुर शाह जफर की मौत के बाद जो गृह युद्ध हुआ, महत्वाकांक्षी सामंत सत्ता गद्दी हथियाने के लिए शहजादों का इस्तेमाल वे कठपुतली के रूप में करने लगे। बहादुर शाह की मौत के बाद जो गृह युद्ध हुआ उसमें उनका एक कम काबिल बेटा जहांदार शाह विजयी रहा, क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खान का समर्थन मिला। जहांदार शाह एक कमजोर और पतित शहजादा था। उसमें सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी। जहांदार शाह के शासन काल में प्रशासन अत्यंत योग्य और कर्मठ जुल्फिकार खान के हाथों में था। जुल्फिकार खान वजीर बन गया था। उसका ख्याल था कि दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए जरूरी है कि राजपूत राजाओं तथा मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए जाएं और हिंदू सरदारों के साथ आमतौर से मेल मिलाप हो। इसलिए उसने तेजी से औरंगजेब की नीतियां बदल दी। जजिया कर यह एक ऐतिहासिक कर था जो इस्लामी शासकों द्वारा गैर मुस्लिम नागरिकों से लिया जाता था। यह एक प्रकार का सुरक्षा कर था जो गैर मुस्लिम को उनके धर्म का पालन करने और मुस्लिम राज्य में रहने की अनुमति के बदले में लिया जाता था। उसे खत्म कर दिया। अनेक शाही सामंतों ने जुल्फिकार खान के विरुद्ध षड्यंत्र किया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि बादशाह ने उसे अपना विश्वास और सहयोग पूरी तरह नहीं दिया। बेईमान कृपा पात्र लोगों ने जुल्फिकार खान के खिलाफ बादशाह के कान भरे। उसे कहा गया कि उसका वजीर बहुत ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी होता जा रहा है और वह खुद बादशाह का तख्ता पलट सकता है। कायर बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि ताकतवर वजीर को बर्खास्त कर सके, मगर उसने गुप्त रूप से वजीर के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। स्वस्थ प्रशासन के लिए इससे बढ़कर विध्वंसकारी कार्य और कुछ नहीं हो सकता था। जहांदार शाह का यशहीन शासन जल्द ही जनवरी 1778 में आगरा में उसके अपने भतीजे फर्रुखसियार के हाथों हार जाने पर समाप्त हो गया। फर्रुखसियार को अपनी जीत सदैव बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बारा के कारण मिली। इसलिए अब्दुल्ला खान को वजीर का पद और हुसैन अली खान को मीर बख्शी का ओहदा मिला। फर्रुखसियार में शासन करने की क्षमता नहीं थी। वह कायर, क्रूर, अविश्वसनीय और बेईमान था। इसके अलावा वह चापलूसों के असर में आ जाता था। अपनी कमजोरियों के बावजूद फर्रुखसियार सैयद बंधुओं को बेरोक टोक काम करने देने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता कायम करना चाहता था। सालों तक बादशाह ने दोनों भाइयों को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र किया, मगर हर बार असफल रहा। आखिरकार सैयद बंधुओं ने 1779 में उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला। उसकी जगह उन्होंने बड़ी जल्दी बारी बारी से 2 युवा शहजादों को गद्दी पर बिठाया जो क्षय रोग से मर गए। तब सैयद बंधुओं ने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। यद्यपि सैयद बंधुओं ने सभी प्रकार के सामंतों से मेल मिलाप और दोस्ती करने की जोरदार कोशिश की,
लेकिन निजाम उल मुल्क और उसके पिता के रिश्ते के भाई मोहम्मद अमीन खान के नेतृत्व में सामंतों का एक शक्तिशाली गुट उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। ये सामंत दोनों भाइयों से उनकी बढ़ती हुई ताकत के कारण ईर्ष्या करते थे। फर्रुखसियार के गद्दी से हटाए जाने और मार दिए जाने से अनेक सामंत भयभीत हो गए थे। अगर बादशाह को मारा जा सकता है तो सामंतों के लिए क्या सुरक्षा है। इसके अतिरिक्त बादशाह की हत्या ने दोनों भाइयों के खिलाफ जनता में घृणा पैदा कर दी। लोग उन्हें विश्वासघाती के रूप में देखने लगे और नमक हराम कहने लगे। इन सामंतों ने घोषणा की कि सैयद बंधु मुगल विरोधी और इस्लामी विरोधी नीतियां अपना रहे हैं, अतः उन्होंने मुसलमान सामंतों में जो धर्मार्थ थे उन्हें सैयद बंधुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। सैयद बंधु के विरोधी सामंतों को बादशाह मोहम्मद शाह का समर्थन मिला। वह दोनों भाइयों के षड्यंत्र से अपने को मुक्त करना चाहता था। वे 1720 में छोटे भाई हुसैन अली खान को धोखे से मारने में सफल हो गए थे। अब्दुल्ला खान ने मुकाबला करने की कोशिश की मगर आगरा के पास उसे हरा दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य पर सैयद बंधुओं का आधिपत्य खत्म हो गया। मोहम्मद शाह का लगभग 30 साल 1719 से 1748 लंबा शासनकाल साम्राज्य को बचाने का आखिरी मौका था। पर मोहम्मद शाह ऐसा काल पुरुष नहीं था। वह दिमागी तौर पर कमजोर, ओछा और अय्याश था। निजाम उल मुल्क जैसे काबिल वजीरों को अपना पूरा समर्थन देने के बजाय वह भ्रष्ट और नालायक चापलूसों के कुप्रभाव का शिकार बन गया था और अपने ही मंत्रियों के खिलाफ साजिशें करने लगा। यहाँ तक कि वह अपने कृपा पात्र दरबारियों द्वारा उगाए गए घूस में हिस्सा लेने लगा। बादशाह के शक्की मिजाज और दरबार में निरंतर झगड़े से ऊब कर उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत निजाम उल मुल्क ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का फैसला किया। वह 1722 में वजीर बन गया था और प्रशासन को सुधारने के लिए उसने जोरदार प्रयास किए थे। आगे उसने बादशाह और उसके साम्राज्य को उनके भाग्य के सहारे छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अक्टूबर 1724 में अपना ओहदा छोड़ दिया और हैदराबाद रियासत की नींव डालने के लिए दक्षिण चल पड़ा। उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। मुगल साम्राज्य का वास्तविक बिखराव यहाँ से शुरू हो गया था। अब अन्य शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सामंतों ने भी अर्ध स्वतंत्र रियासतें कायम करने के लिए अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। नादिर शाह के आने से भारत का पतन। नादिर शाह एक भेड़ बकरियां चराने वाला फारस का शाह बन गया था, जिसने फारस को निश्चित पतन से बचाया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में फारस, जो पहले एक शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य था, कमजोर और पतनशील सफवी वंश के अधीन था। यह आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। जुलाई 1722 में पीटर ने फारस पर आक्रमण कर दिया और जल्दी ही फारस को कैस्पियन सागर के कई प्रांतों को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। तुर्की, जिसने अपने अधिकांश यूरोपीय क्षेत्र खो दिए थे, फारस की कीमत पर इसकी भरपाई करना चाहता था। 1723 की वसंत ऋतु में तुर्की ने फारस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और जल्दी ही जॉर्जिया होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ गया। जून 1724 में रूस और तुर्की ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने उत्तरीय और अधिकांश पश्चिमी फारस को आपस में बांट लिया। इसी चरण में 1726 में नादिर सबसे प्रभावशाली सेनापति बनकर उभरा। 1729 में उसने अब्दालियों को हराकर हेरात को फिर से जीत लिया और गलजाई कबीलों को इस्फहान और मध्य तथा दक्षिण फारस से खदेड़ दिया। लंबे और कठिन युद्धों के बाद उसने तुर्की को जीते हुए सभी क्षेत्र वापस करने पर मजबूर कर दिया। 1735 में उसने रूस के साथ एक संधि की, जिसके तहत रूस ने अपने कब्जे वाले सभी क्षेत्र लौटा दिए। अगले वर्ष उसने सफवी वंश के अंतिम शासक को हटाकर स्वयं को शाह घोषित कर दिया।
फिर 1738 से 39 में नादिर शाह उत्तरी भारत के मैदान में आ धमका और उसके सामने साम्राज्य ने घुटने टेक दिए। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ। भारत अपने अपार वैभव के लिए सदा से प्रसिद्ध था। निरंतर अभियानों ने फारस को वस्तुतः दिवालिया बना दिया था। अपनी भाड़े की फौज को बनाए रखने के लिए पैसों की उसे सख्त जरूरत थी। भारत से लूटा गया धन इस समस्या का एक हल हो सकता था। वह 1738 के अंतिम दिनों में बिना किसी विरोध का सामना किए भारतीय इलाके में घुस आया। जब तक दुश्मन ने लाहौर पर कब्जा नहीं कर लिया तब तक खतरे को पूरी तरह महसूस नहीं किया गया। दिल्ली की सुरक्षा के लिए तब जल्दी जल्दी तैयारियां की गई, मगर गुटबाजी के शिकार सामंतों ने दुश्मन को दरवाजे पर खड़ा देखकर भी एक होने से इनकार कर दिया। वे सुरक्षा की योजना या सुरक्षा फौजों के सेनापति के नाम पर सहमत नहीं हो सके। आपसी द्वेष तथा परस्पर अविश्वास का परिणाम हार के सिवाय और क्या होता। दोनों फौजों के बीच 8 फरवरी 1739 को करनाल में मुकाबला हुआ। आक्रमणकारी ने मुगल फौज को जोरदार शिकस्त दी। बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया और नादिर शाह दिल्ली की ओर बढ़ा। नादिर शाह ने शाही राजधानी के नागरिकों के भयंकर कत्ले आम का हुक्म दिया। ऐसा उसने अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए किया। लोभी आक्रमणकारी ने शाही खजाने और शाही संपत्ति को हथिया लिया। उसने प्रमुख सामंतों से नजराना वसूल किया तथा दिल्ली के धनी लोगों को लूटा। अनुमान किया गया कि उसने कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए का माल लूटा। उसने अपने राज्य में 3 सालों तक बिल्कुल कोई कर नहीं लगाया। वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन भी ले गया। उसने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाके को उसे दे देने के लिए मजबूर किया। नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बहुत क्षति पहुंची तथा मराठा सरदारों और विदेशी लोगों को साम्राज्य की छिपी हुई कमजोरी का पता चल गया। कुछ समय के लिए केंद्रीय शासन पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। आक्रमण ने शाही धन संपत्ति वित्त व्यवस्था को तहस नहस कर दिया और देश के आर्थिक जीव पर बुरा प्रभाव डाला। कंगाल सामंतों ने किसानों से मनमाना लगान वसूलना और उन्हें पहले से अधिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, जिससे वे अपनी खोई हुई दौलत वापस पा सकें। काबुल और सिंधु नदी के पश्चिम के इलाकों को खोकर साम्राज्य ने एक बार फिर उत्तर पश्चिम के आक्रमणों का खतरा पैदा कर दिया। सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति लुप्त हो गई। वस्तुतः यह बड़े आश्चर्य की बात है कि नादिर शाह के चले जाने के बाद लगा कि साम्राज्य में अपनी शक्ति फिर वापस आ रही है। हालांकि उसके पास नियंत्रण में पहले से कम क्षेत्र रह गया था। वर्ष 1748 में मोहम्मद शाह के मरने के बाद बेईमान और सत्ता के भूखे सामंतों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिम में सुरक्षा की व्यवस्था कमजोर हो जाने के कारण साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली के बार बार आक्रमणों से तहस नहस होता रहा। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। उसने अपने स्वामी के मरने के बाद अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच उत्तरी भारत, खासकर दिल्ली और मथुरा पर आक्रमण और लूट खसोट किया। उसने 1761 में मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया और इस तरह मराठों की इस महत्वाकांक्षा को बड़ा धक्का लगा कि ये मुगल बादशाह पर नियंत्रण रखेंगे तथा देश पर अधिकार कायम करेंगे। नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमणों तथा मुगल सामंत शाही के आपसी आघात झगड़े के कारण 1761 तक मुगल साम्राज्य का अस्तित्व वस्तुतः एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया।
वह केवल एक दिल्ली का राज्य रह गया। खुद दिल्ली में रोज दंगे और हंगामे नजर आने लगे। मुगलों के वंश अब भारतीय साम्राज्य के लिए संघर्ष में सक्रिय हिस्सा नहीं लेते थे। सत्ता के विभिन्न दावेदारों ने पाया कि उनके नाम पर संघर्ष चलाना राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद है। इससे मुगल वंश दिल्ली के नाम मात्र के सिंहासन पर बहुत दिनों तक बना रहा। भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय। यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने यूनानियों के जमाने के हैं। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। वर्ष 1492 में स्पेन का कोलंबस भारत को खोजने निकला था, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर बैठा। वर्ष 1498 में पुर्तगाल के वास्को ड गामा ने यूरोप से भारत तक का एक नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। वह एक ऐसा माल लेकर लौटा जिसका विक्रय मूल्य उसकी यात्रा की लागत का 60 गुना था। पुर्तगालियों से व्यापार। 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घूमने और फिरने और उनको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू किया। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगाल का एकाधिकार रहा। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचिन, गोवा, दीव और दमन में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। जमीन पर भारत और एशिया की सैनिक शक्ति बहुत अधिक थी, मगर उसके मुकाबले मुट्ठी भर पुर्तगाली सैनिक और जहाजी समुद्र में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। मुगलों के जहाजों को चलाने के कार्य में खतरे पैदा करके वे मुगल सम्राटों से भी अनेक व्यापार संबंधी छूटें लेने में सफल रहे। पुर्तगालियों ने भारत के तटीय क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया और अपना व्यापार तथा अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से अपने व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए लगातार लड़ाइयां लड़ते रहे। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियां थीं। इन लोगों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई। अंत में इंडोनेशिया पर डचों का और भारत, श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्ष 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने के एकाधिकार दे दिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। जनवरी 1760 में वॉन्डिवॉश में हुई लड़ाई में जब अंग्रेज जनरल आयरकूट ने लैली को हरा दिया, एक साल के अंदर अंदर भारत में फ्रांसीसियों के हाथ से सब कुछ जाता रहा। 1763 में पेरिस समझौते के साथ हुआ। इसके अनुसार फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनकी सारी फैक्ट्रियां लौटा दी गईं, पर अब वे अपनी किलाबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहां सैनिक रख सकते थे। अब वे केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे। इसके बाद फ्रांसीसियों को भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में रखा गया। दूसरी ओर अंग्रेज हिंद महासागर पर छा चुके थे। सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को एक एक करके हराने के बाद अब वे भारत विजय के काम में लग गए थे। अंग्रेज व्यापारी। ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत बहुत ही मामूली रही। वर्ष 1623 तक इसने सूरत, बरोच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। आरंभ से उसने व्यापार और कूटनीति के साथ साथ युद्धों का भी सहारा लेने और जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित की थी उन पर कब्जा करने का भी प्रयास किए। एशियाई व्यापार पर अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाहें जमी थी। पुर्तगालियों की सफलता मसालों, मलमल, रेशम, सोने, मोतियों, दवाओं,
से भरे अनेक जहाजों और इनसे प्राप्त भारी मुनाफों ने अंग्रेज व्यापारियों की भी आंखें चकाचौंध कर दी और वे इस मुनाफे देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए। वर्ष 1599 में मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। वर्ष 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से ही जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई, मगर इस छूट से भी अंग्रेज संतुष्ट न थे। वर्ष 1615 में उनका दूत सर थॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा। रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। 1622 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप दहेज में दे दिया। अंततः गोवा, दीव और दमन को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से भारत में उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसाले के व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेज कंपनी की डच कंपनी से लड़ाई हुई। इन दोनों शक्तियों के बीच रह रहकर होने वाली लड़ाई 1654 में आरंभ हुई और यह 1667 में तब समाप्त हुई जब अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डचों ने भारत की अंग्रेज बस्तियों को ना छूने का वादा किया। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की और जल्दी ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया, जिसका पट्टा 1639 में वहां के एक स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया था। राजा ने उनको उस जगह की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि बंदरगाह से प्राप्त हुई पूंजी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। और शाह आलम द्वितीय का क्या हुआ? शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा। वह आरंभ के सालों में अपनी राजधानी से दूर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता, क्योंकि उसे अपने ही वजीर से जान का खतरा था। वह काबिल और भरपूर हिम्मत वाला था, मगर साम्राज्य की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसका उद्धार संभव नहीं था। उसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के सिराजुद्दौला के साथ मित्रता कर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों से हार जाने के बाद वह कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया का पेंशनर बनकर रहा। वह 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा। अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर 1857 तक, जब मुगल वंश अंतिम रूप से खत्म हो गया, मुगल बादशाह अंग्रेजों के लिए केवल राजनीतिक मोहरा बने रहे। मुगल राजतंत्र 1759 के बाद फौजी ताकत नहीं रहा, तो भी वह इसलिए बना रहा कि भारत की जनता के दिमाग पर देश की राजनीतिक एकता के प्रतीक के रूप में उसका बड़ा प्रभाव था। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।